बिहार बोर्ड के जितने भी मैट्रिक के परीक्षार्थी इस वर्ष मैट्रिक का सेंटअप का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन तमाम छात्रों एवं छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। फाइनली सेंटअप एग्ज़ाम का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आ गया है और आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 80 में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप एग्जाम से पहले सभी विषयों का आंसर की देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल में बोला गया है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, मेजनी के द्वारा कार्बोनरी संगठन की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? तो 1810 ईस्वी में। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1810 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1832 ईस्वी की बात है जब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1832 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ये दोस्तों याद रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो वो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो वो क्वेश्चन का सही जवाब होता है यूनान। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। ये दोस्तों याद रखिएगा, पोलैंड में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हो रहा था जिसे ऑस्ट्रिया ने मिलकर कुचल दिया था, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 7 कहता है, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 हमारा कहता है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप सभी को मालूम होगा कि पूरे विश्व में हमारा ही देश भारत एक ऐसा देश है जहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है, जो कि ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन में तो सी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब भारत हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी की बात है जब भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। उसके बाद में क्वेश्चन 10 कहता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। काफ़ी सिंपल सवाल है। अब भाई साहब, जिस भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उस देश को हम लोग विकसित ना तो क्या कहेंगे, विकसित ही कहेंगे ना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विकसित। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है दोस्तों याद रखिएगा, हमारे ही राज्य बिहार को पिछड़ा राज कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। दोस्तों याद रखिएगा, विनिमय का मतलब होता है किसी भी वस्तुओं को खरीदना या बेचना। तो किसी वस्तुओं को खरीदने और बेचने का सबसे उत्तम जो माध्यम होता है वो पैसा होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मुद्रा यानी पैसा। उसके बाद में है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये दोस्तों याद रखिएगा, भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है ना, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए कि संघ सरकार का उदाहरण है। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि संघ सरकार का जो उदाहरण है वो अमेरिका है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सी में दिया गया एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी, और डी में दिया गया भारतीय जनता पार्टी। याद रखिएगा, बहुजन समाज पार्टी जो है यह राष्ट्रीय दल नहीं है।
उसके बाद में क्वेश्चन 16 कहता है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो दोस्तों सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि ये अपने विविधता को अपने में समेट लेती है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। सांप्रदायिकता क्या है हम आप सभी को बता चुके हैं कि जब एक ही जाति एवं धर्म के लोग दूसरे जाति एवं धर्मों को लोगों को अपने से हीन मानने लगते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, तो सांप्रदायिकता कहते हैं। अब जितने भी सांप्रदायिक राजनीति होती है वो धर्म पर आधारित होती है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत के तमाम नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी तमाम नागरिक स्वतंत्र है। इसका अधिकार हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 देता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। याद रखिएगा 8 मार्च को भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 हमारा कहता है सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। याद रखिएगा सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला जो देश है ना, उस देश का नाम है बेल्जियम, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जेडगुड्डी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। उसके बाद में अगला सवाल कहता है लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है। दोस्तों लैंगिक विभाजन का मतलब होता है कि समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं के बीच, ठीक है। और बहुत सारे बुक में दिया गया समाज में स्त्रियों एवं सखियों के बीच में गणना, या स्त्रियों एवं पुरुषों की सखियों का अनुपात, या स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर। तो हालांकि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी ही होना चाहिए। आप अपने बुक में इसका आसानी तरीके से देख लीजिएगा। अगला सवाल इसमें 23 कहता है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर किया गया है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जब 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था और सन 1948 ईस्वी की बात है जब नाथूराम गोडसे के माध्यम से महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और भारत देश को आज़ाद होने के तुरंत एक वर्ष पश्चात सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका भी आज़ाद हो गया था। और श्रीलंका में जो समाज का जो विभाजन किया गया था ये क्षेत्रीय एवं सामाजिक दोनों स्तर पर किया गया था। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। उसके बाद में क्वेश्चन 24 कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पे गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। और गुटेनबर्ग कौन से हैं। तो दोस्तों गुटेनबर्ग एक छापाखाना का मशीन का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। और इनके माध्यम से सबसे पहला पुस्तक बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ की पुस्तक की छपाई की गई थी। इसके बाद में अगला सवाल कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। तो ये बाइबिल की छपाई किए थे। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। याद रखिएगा इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था ना वो कैक्सटन था, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 27 क्या कहता है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों यह जो कथन है ना ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। इन्हीं का कहना था मुद्रण यानी पैसा जो है ये ईश्वर की दी हुई बहुत ही बड़ा देन है, बहुत ही बड़ा तोहफा है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है रूसो कहाँ का दार्शनिक था। याद रखिएगा रूसो जो था ना ये फ्रांस का एक दार्शनिक था, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। इसी सवाल को मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बदल के पूछ लिया जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ था या कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब चीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ा दी थी। तो दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे भी चीन हो जाएगा, यानी चीन एक ऐसा देश था जिसकी सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ा दी गई थी। अगला सवाल है मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। यानी मुद्रण तकनीक का मतलब हो गया कि पैसा छापने वाला मशीन का जो आविष्कार है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों हुआ था चीन में, जो कि चीन में ही गुटेनबर्ग जाकर और सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार किए थे।
अगला सवाल है टेनेमेंट्स क्या था। याद रखिएगा टेनेमेंट्स जो है यह एक काम चलाऊ मकान हुआ करता था, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ पे बनाई गई थी। दोस्तों लंदन और पेडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच में एक शहर पड़ता है, वहीं पे सबसे पहले भूमिगत रेल बनाई गई थी, यानी मिट्टी पे चलने वाली रेल बनाई गई थी। अगला सवाल है सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1863 ईस्वी की बात है जब सबसे पहले भूमिगत रेल बनाई गई थी। और रेलवे भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी 1855 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। याद रखिएगा एबेनेजर हावर्ड के माध्यम से गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की गई थी। उसके बाद में खूनी रविवार किसे कहा जाता है। याद रखिएगा सन 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को ही खूनी रविवार कहा जाता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत बार सब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया था कि खूनी रविवार क्या है। तो याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जब रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे, तो रूस के सेनाओं ने अपना उसे विरोधी समझकर उन तमाम मजदूरों पर बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसाने लगी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और कई हजार मजदूर घायल हुए थे। यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि उस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। याद रखिएगा सन 1898 ईस्वी की बात है जब सिटी और बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। अगला सवाल नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा नए सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं यानी वोट देने वाले लोगों की जो संख्या है वो 71 करोड़ है। उसके बाद में क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। याद रखिएगा क्षेत्रवाद की भावना का एक जो कुपरिणाम है वो अलगाववाद है। उसके बाद में है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो हे दोस्तों लोकतंत्र के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है ना वो अशिक्षा है। अशिक्षा के द्वारा ही भारत का जो लोकतंत्र है वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर मात्र 40 तक के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर पाया हूं। आगे आने वाला वीडियो सीरीज में आप सभी को बताया जाएगा क्वेश्चन 41 से लेकर 80 तक के तमाम क्वेश्चनों का सलूशन, जो कि आपके सेंट्रल एग्जाम के साथ साथ मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही सेंट्रल एग्जाम से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।